हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बबलू जी के ट्रिक में। हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ रिवीजन के रूप में। तो पहले चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ZnSO4 प्लस H2। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया कराई तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ? ZnSO4 प्लस H2। तो Zn प्लस H2SO4 ये क्या है? एक अभिकारक। यानी ये तत्व क्या ले रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे? अभिकारक। अब आता है उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया की हम जिन तत्वों की अभिक्रिया हम अभिकारक में कराते हैं उनसे जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया कराई हमने तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ZnSO4 प्लस H2। तो इससे क्या बोलेंगे हम? ZnSO4 प्लस H2 से क्या बोलेंगे? उत्पाद। ये उत्पाद किसके दौरान प्राप्त हुआ है? अभिक्रिया के दौरान। इसके बाद आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड में, दोनों पक्षों में क्या होनी चाहिए? समान। यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Fe प्लस H2SO4 यानी Fe की अभिक्रिया हमने किससे कराई? जल से। तो हमें क्या प्राप्त होता है? Fe3O4 प्लस H2। इसे संतुलित किस प्रकार करते हैं? यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अणुओं की संख्या दोनों साइड में कैसी होनी चाहिए? समान। तो वह समीकरण कैसा होता है? संतुलित समीकरण होता है। दूसरा समीकरण है आपका हाइड्रोजन की अभिक्रिया हमने किससे कराई? ऑक्सीजन। तो हमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या प्राप्त हुआ? H2SO4 यानी जल का निर्माण हुआ। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है संयुग्मन अभिक्रिया। इसका तीसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तीसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पांचवी विस्थापन अभिक्रिया। छठवीं आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवीं है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आठवीं है अपचयन अभिक्रिया। नौवीं है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों मिलकर किस अभिक्रिया का निर्माण करती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया का। नंबर 1 है आपकी संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी दो या दो से क्या होंगे? अभिकारक। यानी दो या दो से अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार देखो उदाहरण के रूप में नंबर 1 कोयले का क्या कराएंगे? हम दहन कराएंगे। तो ये C+O2 ये क्या है? दोनों अभिकारक हैं। ये दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। CO2 एकल उत्पाद बना रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है आपका जल का निर्माण। यानी जल का निर्माण H2+O2 यानी H2 की अभिक्रिया हम किससे कराएं? ऑक्सीजन से कराएं। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? H2 यानी जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। अब तीसरा उदाहरण है आपका गंधक का दहन। गंधक का क्या करा रहे हैं? दहन। यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमें
SO2 सल्फर ऑक्साइड प्राप्त होता है। चौथा उदाहरण है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है आपका CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जल से कराते हैं। जल से कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। आपका अगला है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर यानी अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। इसमें क्या है, यानी अभिकर्मक कैसा होगा, एकल अभिकर्मक होगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है आपका पहला फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। किसकी, हम फेरस सल्फेट की क्या कराएंगे, वियोजन अभिक्रिया कराएंगे। जैसे FeSO4 यानी FeSO4 की हम कैसी अभिक्रिया कराएंगे, वियोजन अभिक्रिया कराएंगे। तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसमें क्या, अलग अलग उत्पाद यानी अभिकारक टूटकर यानी अलग अलग उत्पाद में टूटकर निर्माण हुआ है। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया कराएंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया कराएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है आपका CaCO3। CaCO3 की क्या करा रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो एक से अधिक क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, निर्माण किसके रूप में, उत्पाद के रूप में। आपका तीसरा उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की क्या है, वियोजन अभिक्रिया, यानी AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड की हम वियोजन अभिक्रिया कराएंगे तो Ag प्लस Br2 बनेगा उत्पाद के रूप में। अब ये आपका कोष्टक में दिया है संगमरमर का सूत्र, यानी संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, संगमरमर। तो संगमरमर का डायरेक्ट सूत्र पूछ ले तो हमें क्या लगाएंगे, CaCO3, क्या लिखेंगे, CaCO3 संगमरमर का सूत्र। अब इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस अभिक्रिया को, सिल्वर ब्रोमाइड किसका, यानी किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया कौन सी आपकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा किसके रूप में उत्सर्जित होती है, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहला उदाहरण है आपका प्राकृतिक गैस का दहन। हम प्राकृतिक गैस का क्या कराएंगे, दहन, क्या कराएंगे, दहन। CH4 यानी ये क्या, मैथन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, O2 यानी O2 यानी ऑक्सीजन से। तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल प्लस ऊर्जा ऊर्जा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। दूसरा उदाहरण है आपका श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जब तक हम ऊर्जा नहीं लेंगे तो मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूटे जाते हैं, यानी पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ जब भोजन के अंदर जाते हैं तो उसे टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। जैसे C6H12O6, यानी ये क्या है तुम्हारा, C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है उत्पाद के रूप में, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा क्या रही है, उत्सर्जित हो रही है। तीसरा उदाहरण है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण H2 यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयोडीन प्लस ऊर्जा से किनारे पर क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से प्लस ऊर्जा, तो हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगली अभिक्रिया आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैडन यानी उदाहरण है आपका पहला जैडन यानी जिंक की अभिक्रिया CuSO4 से कराने पर ZnSO4 प्लस Cu प्राप्त होता है। तो जैडन यानी Cu की जगह पे यानी कॉपर की जगह पे क्या आ गया? Zn, और कॉपर की जगह पे क्या आ गया? Zn और SO4 का SO4 प्लस, और कॉपर कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। जैसे ऋणायन है आपका, धनायन है, इनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है आपका Na2SO4 प्लस BaCl2। इसकी अभिक्रिया कराई हमने तो हमें क्या प्राप्त हुआ? BaSO4 प्लस 2NaCl। क्या प्राप्त हुआ? BaSO4 प्लस 2NaCl। अगली अभिक्रिया आपकी उपचयन अभिक्रियाएँ। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएँ जिससे ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो। यानी ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। और हाइड्रोजन का क्या होता है? त्याग। हाइड्रोजन का क्या होता है? त्याग, यानी कमी होती है हाइड्रोजन की, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है आपका Mg यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी इसमें उपचयन में दिया ना, उसका क्या हो जाएगा? इस अपचयन में उल्टा हो जाएगा। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और उसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही? कमी हो रही, यानी उसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा? त्याग हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर Cu प्लस H2O का निर्माण होता है उत्पाद के रूप में। रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी आपकी? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं। दोनों अभिक्रिया कैसी होती हैं? साथ साथ होती हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO की अभिक्रिया कैसे कराई? H2 यानी हाइड्रोजन, तो क्या प्राप्त हो? Cu प्लस H2O। तो देखो ये किसका उदाहरण है? H2 बराबर Cu, H2 और H2O, ये किसका है? उपचयन अभिक्रिया। और CuO और Cu ये किसका है? अपचयन अभिक्रिया का। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो पहला है आपका संचारण। क्या है? संचारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम संचारण कहते हैं। उदाहरण चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना। किसको उदाहरण? ये सब संचारण के।
अब आपका अगली परिभाषा है आपकी विकृत गंधता। विकृत गंधता, तो विकृत गंध तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। गंध और स्वाद में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रभावित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। उदाहरण, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रभावित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, ये आपका पहला चैप्टर पूर्ण हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।